हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फेमा के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड सेकंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। आज हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को डीपली डिस्कस करेंगे। आइए, हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या है हमारे पास। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बेसिकली एज पर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को इन्होंने बड़े सिंपल वे में डिफाइन किया हुआ है। ये कहते हैं एनी ट्रांजैक्शन, a transaction which alters, जो कि चेंज करती है क्या, एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज। चाहे करंट लाइबिलिटीज हो या कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, मतलब फ्यूचर में क्रिएट हो सकने वाली लाइबिलिटीज। तो ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स एसेट्स या लाइबिलिटीज किसकी, कहते हैं इन इंडिया इंडिया के अंदर ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर एसेट्स या लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बड़ी सिंपल सी वे में इन्होंने डिफाइन करी कि एनी ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स द राइट्स और लाइबिलिटीज, चाहे वो करंट लाइबिलिटीज हो, चाहे वो फ्यूचर लाइबिलिटीज हो, चाहे वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज हो, विच अल्टर्स द राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी। फर्दर डेफिनेशन ने कहा कि जितनी भी हमारे पास कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, दैट इज डिफाइंड कैपिटल अकाउंट जो ट्रांजैक्शन है कहां डिफाइन कर रखी है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑफ फेमा। (1999) राइट। तो बेसिकली डेफिनेशन ने तो बड़ी सिंपल सी बात कह रखी है, कहता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन विच विल अल्टर द एसेट्स या लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो बेसिकली ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस है विच विल अल्टर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कहते हैं जी ऐसी ट्रांजैक्शंस कौन सी हो सकती है, वो सेक्शन 3 ऑफ फेमा 1999 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑफ फेमा 1999 में डिफाइन किया हुआ है। चलिए जी देखते हैं कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है हमारे पास। हाँ जी, यही डेफिनेशन हमने डिस्कस की है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स द एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज होती है, कहते हैं वो लाइबिलिटीज जो कि करंटली नहीं है लेकिन फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट के होने की वजह से क्रिएट हो सकती है, दैट इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जैसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज का मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंडिया में रहता है, वो किसी एक पर्सन जो कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये रेजिडेंट इन इंडिया रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए गारंटी लेता है। ठीक है, गारंटी देता है। अब बेसिकली गारंटी के केस के अंदर ये वाला पर्सन तब तक लायबल नहीं है जब तक
पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया डिफॉल्ट कर सकता है और उस केस के अंदर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इस टाइप की लायबिलिटी जो कि डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट, इज नोन एज कंटीजेंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो हमने ये डिस्कस किया कि ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज outside India of a person resident in India or assets and liabilities in India of a person resident outside India and includes transactions referred to in section 6 subsection 3 of FEMA 1999। ठीक है जी, अब सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ने कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को कवर किया हुआ है? बेसिकली यहां पर 10 ट्रांजैक्शंस दे रखी है, लेकिन अगर हम बड़े जनरल वे में देखना चाहें तो बेसिकली किस टाइप की ट्रांजैक्शंस के अंदर किसी भी पर्सन की एसेट्स या लायबिलिटीज अफेक्ट हो सकती है। देखिए, आप किसी को लोन दे रहे हैं या फिर एडवांस दे रहे हैं, किसी के नाम की गारंटी ले रहे हैं, राइट, या फिर किसी कंपनी की सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं। मतलब अगर मैं नटशल में कहूं तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, या फिर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, इमोल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं तो आपकी एसेट्स अफेक्ट हो रही है। या फिर सपोज कीजिए आप इमोल प्रॉपर्टी को के अलावा लोन हो गया, एडवांस हो गया, गारंटी होगी, हमारे पास सिक्योरिटी होगी, अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बैंक अकाउंट या कोई भी और अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ये आपकी एसेट्स लायबिलिटीज पे अफेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली हमें वो चीज देखनी है जो हमारी एसेट्स लायबिलिटीज पे अफेक्ट कर सकती है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एसेट्स लायबिलिटीज पे अफेक्ट कर रही है तो दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, अदरवाइज दैट ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। जैसे इन्होंने रेफर किया हुआ है, ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब लेट्स से हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास ABC लिमिटेड एक कंपनी है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, इसलिए हम ABC को क्या बोलेंगे? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, जो एंटिटी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, जो बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया में एस्टेब्लिश हुई है, वो हमेशा क्या होगी? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर ये कंपनी किसी भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को सिक्योरिटी इशू करती है तो इसका मतलब यहां पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्ट होगी। ठीक है जी, तो पहली ट्रांजैक्शन क्या आई हमारे पास कि जब कोई भी सिक्योरिटी इशू की जाती है, ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब, अब ये कंपनी कैसे फॉरेन सिक्योरिटी इशू कर सकती है? हमने फॉरेन सिक्योरिटी केस में क्या पढ़ा था कि फॉरेन सिक्योरिटी मींस दैट सिक्योरिटी विच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। तो इंडियन कंपनी को कौन सी फॉरेन सिक्योरिटी इशू करना अलाउड है? ADR, GDR, जो कि किस में इशू की जाती है? या तो मतलब डॉलर्स के अंदर या किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर। तो यहां पर इंडियन कंपनी अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉरेन सिक्योरिटीज इशू कर रही है। किसे इशू कर रही है? अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को। तो दिस ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो हम देख चुके हैं कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज की जाती है तो बट ऑब्वियस सी बात है दैट विल अफेक्ट अवर एसेट। तो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन अगर लीज पे ली जा रही है, लीज भी कितने टाइम के लिए? मैक्सिमम
5 इयर्स के लिए। अगर कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर इन्वॉल्व है ओनली इन केस ऑफ लीज, लीज पे दी जा रही है या लीज पे ली जा रही है, और लीज भी मैक्सिमम कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। Similarly, giving of any guarantee in respect of any debts या obligations या liabilities incurred by a person resident in India and owned by a person resident outside India। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अब यहां पर सपोज कीजिए हमने एबीसी लिमिटेड कंपनी देखी थी जो कि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, तो एबीसी लिमिटेड इज ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स ये है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, लेट्स से यूएसए के अंदर रहते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर एबीसी लिमिटेड को लोन दिया, provided loan to ABC लिमिटेड, राइट। अब बेसिकली इस लोन की गारंटी जो ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं मिस्टर, लेट्स से मिस्टर वाई, जो इस लोन की गारंटी है मिस्टर वाई ले रहे हैं, तो मिस्टर वाई इज टेकिंग द गारंटी, ठीक है जी। अब मिस्टर वाई भी क्या है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब इस केस के अंदर अगर एबीसी लिमिटेड ने लोन रिपे नहीं किया, अगर एबीसी लिमिटेड ने लोन रिपे नहीं किया, तो लोन किसे पे करना पड़ेगा, मिस्टर वाई को लोन पे करना पड़ेगा। और मिस्टर वाई क्या है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो लोन जो है अगर मिस्टर वाई को पे करना पड़ेगा तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट्स द एसेट्स ऑफ मिस्टर वाई। So that's why taking guarantee on behalf of a person resident in India where the loan is given by a person resident outside India is considered as capital account transaction। क्योंकि अल्टीमेटली अगर एबीसी लिमिटेड ने डिफॉल्ट कर दिया, लोन पे नहीं किया, तो कौन लोन पे करेगा, मिस्टर वाई, मतलब मिस्टर वाई की एसेट्स डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। दैट्स वाई दिस ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। फिर आगे ट्रांसफर या इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटीज बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जैसे हमने देखा था कि ट्रांसफर या इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इस केस के अंदर हमने देखा था एबीसी लिमिटेड जो फॉरेन सिक्योरिटीज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को इश्यू कर रही थी, तो क्या कंसिडर किया गया था, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसी तरह अगर सपोज कीजिए XYZ लिमिटेड जो कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो सिक्योरिटी इश्यू करती है इंडिया में, ठीक है। इशूड सिक्योरिटी लाइक कौन सी सिक्योरिटी, लेट्स से आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या कोई और सिक्योरिटी इशू करती है इंडिया में, और इन सिक्योरिटी को परचेज कौन कर रहा है, परचेज कर रहा है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है जी। तो इट विल अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। फिर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ट्रांसफर और इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय एनी ब्रांच ऑफिस इन इंडिया of a person resident outside India, giving a guarantee in respect of any debt, obligation, liability incurred by a person resident outside India, तो ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है हमारे पास। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या होल्डिंग ऑफ करेंसी या करेंसी नोट, एनी लैंडिंग और बोरोइंग इन द फॉरेन एक्सचेंज, एनी बोरोइंग और लैंडिंग इन रूपी बिटवीन person resident in India and a person resident outside India, deposits between person resident in India और person resident outside India। तो बेसिकली हमें सारी चीजों को देखना कैसे है, याद कैसे करोगे, सिंपल सी चीज, पहली चीज ये कि फेमा किस पे एप्लीकेबल है, फेमा एप्लीकेबल है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज,
या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती है, राइट। जिस ट्रांजैक्शन के अंदर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती है। मतलब बेसिकली जब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के बीच में ट्रांजैक्शन होगी तब फेम एप्लीकेबल है। ठीक है जी। कहता है ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरीज में। एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन सी? विच विल अल्टर या विच विल अफेक्ट द राइट्स या लाइबिलिटीज ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। उस केस के अंदर हमने देखा कि जनरली कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है विच विल अफेक्ट द एसेट्स या लाइबिलिटीज। पहले हमने देखा कि कोई भी आप लोन दे रहे हो, लोन है या फिर गारंटी है, ये चीज अब किसको कहते हैं? चाहे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया प्रोवाइड करे टू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड करे टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी। फिर हमने देखा सेकंड चीज सिक्योरिटी ट्रांसफर या फिर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। किस केस के अंदर? कहते हैं जी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अगर इशू कर रहा है क्या? फॉरेन सिक्योरिटी। कहां पर? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। या फिर पर्सन रेजिडेंट इशू कर रहा है कोई भी सिक्योरिटी, कहां पर? इन इंडिया। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन फेम में कवर हो जाएगी। फिर हमने देखा हाँ जी, तो हमने देखा लोन या गारंटी, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हो गया हमारे पास। फिर हमने देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पर हमने क्या देखा कि अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वो ट्रांसफर कर रहा है कहां पर? आउटसाइड इंडिया। या फिर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो ट्रांसफर कर रहा है इन इंडिया। तो ये भी हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में कवर होगी। ठीक है। फिर हमने देखा बोरोइंग्स। नेक्स्ट क्या देखा हमने? कहते हैं जी कोई भी बोरोइंग्स कर रहे हैं, एक्सपो एनी बोरोइंग और लैंडिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज, एनी बोरोइंग और लैंडिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज, या फिर एनी बोरोइंग और लैंडिंग इन द रुपी बिटवीन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो लैंडिंग या बोरोइंग। लैंडिंग या बोरोइंग किस चीज की? कहते हैं या तो फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी के अंदर, या फिर इंडियन रुपी। इंडियन रुपी के केस में क्या? बिटवीन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। ये हमारे पास लोन या बोरोइंग हो गया। फिर हमारे पास क्या रह गया? और डिपॉजिट्स बिटवीन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया।
डिपॉजिट्स किसके बीच में, बिटवीन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या फिर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस है हमारे पास जिनको हमें कवर करना है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। जैसे हमने एक पढ़ा कि लोन या गारंटी, फिर ट्रांसफर या इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंडिंग या फिर बोरोइंग, और डिपॉजिट्स। आप इसे देख लीजिए एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, चले आगे। तो अभी तक हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, फिर हमने देखा कि सेक्शन 6 है हमारे पास। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 ने बता रखा है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कंसीडर की जाएगी। फर्दर अब ये देखना है कि इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में से जो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हमारे पास है, ये सारी जो हमने अभी डिस्कस करी, इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में से कौन सी ट्रांजैक्शन परमिसिबल है और कौन सी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूं कि हमने कहा कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी अ कैपिटल अकाउंट इज कंसिडर्ड एज ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कई तरह से हो सकती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है जी, रियल एस्टेट हो सकता है हमारे पास। तो कई तरह की हो सकती है। किसके अंदर फेमा मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउ करता है और किसके अंदर अलाउ नहीं करता। अगर अलाउ करता है तो किस अमाउंट पर या किसकी परमिशन के थ्रू अलाउ करता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो अभी तक हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्या। अब हम देखेंगे इन ट्रांजैक्शंस में कौन सी परमिसिबल है और कौन सी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है अंडर फेमा, जिसके लिए आरबीआई ने इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई in consultation with the central government issued foreign exchange management permissible capital account transaction regulations 2000। ठीक है जी, तो बेसिकली आरबीआई ने इशू कर रहे हैं रेगुलेशंस इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन रेगुलेशन का नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। देखिए 1999 के अंदर फेमा आया था और 2000 के अंदर हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए थे सारे, जिनके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सी हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस परमिटेड है और कौन सी प्रोहिबिटेड है। तो इसका नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रेगुलेशन 2000। ठीक है जी, फॉर स्पेसिफाइंग परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। आइए जी इन्हें देखते हैं। हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस 2000। अब परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हमारे पास कौन कौन सी है। इस रेगुलेशन के अंदर बेसिकली शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दे रखे हैं। हैज क्लासिफाइड द परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अंडर द 2 डिफरेंट हेड, कि कौन सी तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस परमिसिबल है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए, और कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस परमिसिबल है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए। शेड्यूल 1 के अंदर एंड शेड्यूल 2 के अंदर बता रखा है। ये शेड्यूल किसके है, इस रेगुलेशन के, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस 2000 के। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, परमिसिबल कौन सी है। इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटीज। अब मैं अगर अपने आप को पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कंसीडर करके चल रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा से इंडिया के अंदर रहा हूं, लास्ट प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैं 182 डेज से ज्यादा इंडिया के अंदर था, और मैं इंडिया से बाहर भी नहीं गया। ठीक है जी, और ना ही बाहर जाने वाला हूं मैं इंडिया से फॉर अनसर्टेन पीरियड। इट मींस आई एम अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इसका मतलब मैं फॉरेन सिक्योरिटीज की सेल परचेज कर सकता हूं, मैं फॉरेन सिक्योरिटीज परचेज कर सकता हूं।
ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। जैसे मैं फॉरेन सिक्योरिटीज परचेज कर सकता हूँ। फॉरेन सिक्योरिटीज परचेज करने का क्या मतलब है कि लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटीज परचेज कर ली मैंने शेयर्स, या फेसबुक की शेयर्स परचेज कर लिए। वो शेयर्स, वो सिक्योरिटीज जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, उन्हें हम कहते हैं फॉरेन सिक्योरिटीज। ठीक है जी। वो शेयर्स, वो सिक्योरिटीज जो कि इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, उन्हें हम कहते हैं इंडियन सिक्योरिटीज। अब मैं रिलायंस की अगर सिक्योरिटीज परचेज कर रहा हूं तो मैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हूं, प्लस इंडियन कंपनी की ही सिक्योरिटीज परचेज कर रहा हूं, तो इसके अंदर तो फेमा कहीं इन्वॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे किसी फॉरेन कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज करनी है तो उसके लिए मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ेगी वो सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए, इसलिए फेमा इन्वॉल्व हो जाता है। तो अलाउड है मुझे ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को फॉरेन सिक्योरिटी परचेज करना। फर्दर, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को अलाउड है फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स या फिर कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर इन्वेस्ट करना। फिर फॉरेन करेंसी लोन्स रेज करना भी अलाउड है इन इंडिया एंड अब्रोड। तो इंडिया के अंदर भी आप चाहो तो किसी से फॉरेन करेंसी में लोन रेज कर सकते हैं, या आप चाहो तो आउटसाइड इंडिया भी किसी पर्सन से फॉरेन करेंसी में लोन रेज कर सकते हैं। लोन एंड ड्राफ्ट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ले सकते हैं आप, लोन भी ले सकते हैं और ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं, दे भी सकते हैं साथ में, बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो लोन या ओवरड्राफ्ट ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं आप। ठीक है जी। फिर गारंटी भी इश्यू कर सकते हैं इन द फेवर ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ट्रांसफर कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अच्छा, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब जो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है उसकी कोई भी कैपिटल एसेट है आउटसाइड इंडिया, तो उसके फंड्स को इंडिया में रेमिटेंस अलाउड है, लेके आना अलाउड है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या होल्डिंग ऑफ करेंसी या फिर करेंसी नोट अलाउड है। एंड टेकिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया। तो हमने देखा जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने देखी थी वो सारी ट्रांजैक्शंस बेसिकली अलाउड है। जितनी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, आप लोन ले सकते हैं। A person resident in India can take the loan from a person resident outside India. A person resident in India can give the loan to a person resident outside India. Person resident in India can issue or transfer securities या can invest in the foreign securities. ठीक है जी। Person resident in India can purchase immovable property outside India, can transfer immovable property outside India. lending borrowing की जा सकती है, डिपॉजिट्स किए जा सकते हैं, अकाउंट्स मेंटेन किए जा सकते हैं। तो लगभग सारी ट्रांजैक्शंस अलाउड है। ठीक है, लेकिन विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब हर चीज के लिए अलग से रेगुलेशंस है। आपको वो रेगुलेशंस के अंदर जितनी लिमिट दे रखी है उस लिमिट तक कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और जिसकी आपको अप्रूवल लेनी है या नहीं लेनी वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। फर्दर, कोई भी ट्रांजैक्शन की आपको रिपोर्टिंग करनी है या नहीं करनी वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वी हैव रेगुलेशंस। जैसे कि हमने कहा कि परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या होल्डिंग ऑफ करेंसी अलाउड है, बट सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस रिलेटेड टू सच ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट अलाउड है, बट सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है। सिमिलरली, जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो इंडिया में क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर सकता है, उसके लिए क्या क्या परमिसिबल ट्रांजैक्शंस है। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडियन कंपनीज की सिक्योरिटी परचेज कर सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटी परचेज कर सकता है। फर्दर, फर्म्स में या फिर एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप भी इंडिया में काम कर सकता है। मतलब किसी भी फर्म में एज ए पार्टनर भी बन सकता है अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर खुद इंडिया में आके सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में काम कर सकता है, या इंडिया में किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेंबर भी बन सकता है। ठीक है। फर्दर, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में एक्वायर या ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, वो भी अलाउड है। गारंटी ले सकता है by a person resident outside India in the favor of या on behalf of person resident in
इंडिया। अगेन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी या करेंसी नोट्स इनटू या फ्रॉम इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये भी अलाउड है। डिपॉजिट्स बिटवीन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ अ कैपिटल एसेट इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की कोई भी कैपिटल एसेट इंडिया के अंदर है, उस कैपिटल एसेट्स को सेल करके पैसे को अपने देश में लेके जा सकता है, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया। लेकिन अगेन ये सारी ट्रांजैक्शंस सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस। हर ट्रांजैक्शन के लिए रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। उन रेगुलेशंस के अंदर क्या बता रखा है? लिमिट्स, कंडीशंस, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट की कहां पर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, प्लस अगर रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो रिपोर्टिंग। तो वो सारी चीजें कंसीडर करते हुए भाई ये तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दिया कि कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस परमिसिबल है, लेकिन कहां पर मतलब किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर कितनी लिमिट अलाउड है, किस कंडीशंस पे अलाउड है, किसकी अप्रूवल लेनी है, किसको रिपोर्टिंग करनी है, वो भी साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है जी। एक बार सारी अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है उसको कंसोलिडेट करते हैं। हमने देखा फेमा के अंदर ट्रांजैक्शंस को डिवाइड कर रखा है दो कैटेगरीज में, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को डिफाइन किया हुआ है, एनी ट्रांजैक्शन विच विल अल्टर द एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया या फिर इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन सी है? विच विल अल्टर द एसेट्स या फिर लायबिलिटीज। किसकी कहते हैं जी? पर्सन रेजिडेंट इंडिया के अंदर, तो किसकी? इंडिया के अंदर ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर एसेट्स या लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया, किसकी? ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन। ठीक है। फर्दर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहां पर डिफाइन कर रखी है, कहां पर प्रिस्क्राइब कर रखी है? कहते हैं जी द ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। बेसिकली कितनी ट्रांजैक्शंस यहां पर कवर कर रखी है? 10 ट्रांजैक्शंस कवर कर रखी है इन्होंने। और ट्रांजैक्शंस है जनरली किस चीज से रिलेटेड? हमने देखा ट्रांजैक्शंस जनरली रिलेटेड है लोन या गारंटी से, ट्रांसफर या इश्यू ऑफ सिक्योरिटी से, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, एक्विजिशन या ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर लैंडिंग और बोरोइंग हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन चीजों से रिलेटेड है। फिर हमने देखा कि साथ में हमें देखना है परमिसिबल, यहां पर हमारे पास ट्रांजैक्शंस है, फर्दर हमें क्या देखना है? यहां पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर हमें देखना है विच आर परमिसिबल और नॉन परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। परमिसिबल कौन सी है या फिर नॉन परमिसिबल कौन सी है? ये कहां बता रखा ये कहां बता रखा है हमारे पास? कहते हैं जी इसके लिए बकायदा रेगुलेशंस लाए हुए हैं। फैम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है। परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस।
रेगुलेशन रेगुलेशंस 2000। ठीक है, इसमें बता रखा है कौन सी परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, कौन सी नॉन परमिसिबल है। तो ये क्या है हमारे पास, ब्रॉड फ्रेमवर्क। जिसमें बता रखा है क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है, लेकिन किस लेवल पे करना अलाउड है, क्या लिमिट्स है, क्या कंडीशंस है, क्या हमें अप्रूवल लेनी है, क्या रिपोर्टिंग करनी है, वो सब के लिए सेपरेट रेगुलेशंस है। तो चीज दिमाग में रखना, वी हैव इन फेमा we have separate regulations for each transaction. For each capital account transaction. और हमें ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये रेगुलेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे अगर हमें थोरली देखना है कि क्या कंडीशंस है। जिस तरह मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, इसके अंदर सेक्शन 6 में बताया गया कि क्या क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं। मतलब सेक्शन 6 में कहा गया कि अगर एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, वो अगर फॉरेन सिक्योरिटीज इश्यू करता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर यहां पर बताया गया हमारे पास यहां पर बताया गया कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है उनमें से कौन सी परमिसिबल है, कौन सी नॉन परमिसिबल है। हमने देखा कि ये ट्रांजैक्शन मतलब जहां पर एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉरेन सिक्योरिटीज इश्यू कर सकता है, ये परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अब देखना है कि पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई कितनी फॉरेन सिक्योरिटीज इश्यू की जा सकती है, फंड्स कैसे रेज किए जाएंगे, कितने टाइम में फंड्स इंडिया के अंदर लेकर आने हैं, क्या क्या राइट्स होंगे, क्या जो आउटसाइड इंडिया पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वो सिक्योरिटीज परचेज करेंगे, क्या वो उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं कर सकते, किसी और को गिफ्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है यहां पर, जो हमारे पास हर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट रेगुलेशन है, उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, राइट। अब देखते हैं आगे। अभी हमने परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन देख ली, अब देखते हैं प्रोहिबिटेड, कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है हमारे पास। ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है। कहता है नो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन एनी फॉर्म in any company or partnership firm or proprietorship concern or any entity। मतलब किसी भी वे में एक पर्सन जो कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है कैनॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, किसी भी फॉर्म के अंदर। किन बिजनेस के अंदर, कहता है बिजनेस ऑफ चिट फंड्स नहीं है अलाउड, निधि कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, प्लांटेशन या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जो कंपनी इन्वॉल्व है या जो बिजनेस एंटिटीज इन्वॉल्व है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना इंडिया में अलाउड नहीं है बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। फिर रियल स्टेट बिजनेस के अंदर या कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज के अंदर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। और ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इनमें भी इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट क्या होते हैं, देखिए गवर्नमेंट जब प्रॉपर्टी एक्वायर करती है किसी की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, उस प्रॉपर्टी की मतलब जो एक्वायर की है उसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देती है। वो सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप कोई और लैंड एक्वायर कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर करी है तो आपको गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट दे देती है, जहां पर जो सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है कि आप इस सर्टिफिकेट के थ्रू कोई और लैंड एक्वायर कर सकते हैं, या आप चाहो तो उस सर्टिफिकेट को किसी और के नाम पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो सच
certificates are known as transferable development right. Means certificate issued in respect of category of land acquired for public purpose either by the central government or state government in consideration of surrender of land by owner without monetary compensation. तो जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपकी लैंड एक्वायर कर रही है और आपको कोई मॉनेटरी कंपनसेशन भी नहीं दे रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको जो भी लैंड एक्वायर कर रही है उसके नाम का एक सर्टिफिकेट दे देगी. वो सर्टिफिकेट बेसिकली एक प्रूफ होगा कि आपने अपनी लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दी है, जिसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको या तो लैंड देगी या फिर आप उस सर्टिफिकेट को सेल करके पैसे रेज कर सकते हो. सो सच सर्टिफिकेट्स आर ट्रांसफरेबल इन पार्ट और इन होल. तो सच राइट्स आर नोन एज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट. फर्दर हमने देखा रियल स्टेट बिजनेस के अंदर अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप या फिर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस या फिर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और ब्रिजेस, तो ये अलाउड है. ये तीनों एक्टिविटीज रियल स्टेट में कंसिडर नहीं की जाती, इज नॉट कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट एंड हेंस सच इन्वेस्टमेंट इज अलाउड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इंडिया. ठीक है जी. तो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या है हमारे पास, आपको दिमाग में क्या रखना है, ये सारी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है, मतलब ये सारे काम हैं जो कि एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में नहीं कर सकता, या फिर इंडिया में कोई और पर्सन अगर ये काम कर रहा है तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया उस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता. ठीक, चलिए जी, अब आते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. हमने देखा था करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है. कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन विच इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. बड़ी सिंपल सी बात कही थी, अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. ठीक है. फर्दर डिफाइन भी कर रखा है कुछ ट्रांजैक्शंस को जो कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है. जैसे हमने देखा था पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड या फिर अदर करंट बिजनेस सर्विसेज या फिर शॉर्ट टर्म बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो जहां पर आपके राइट्स या लाइबिलिटीज अफेक्ट नहीं हो रही, सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नोन एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. जैसे पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन देना या लेना, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेट्स से कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं और डिविडेंड रिसीव करना या डिविडेंड पे करना, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. ठीक है. आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन आपके पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं, तो पेरेंट्स के सर्वाइवल के लिए फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ द पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन रिजाइडिंग अब्रोड आप पैसे इंडिया से बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं. सच ट्रांजैक्शन इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. आप बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, सच ट्रांजैक्शंस आर नोन एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जो ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब जिन ट्रांजैक्शंस के अंदर राइट्स या लायबिलिटीज अफेक्ट नहीं हो रही, सच ट्रांजैक्शंस आर नोन एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. राइट. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी हमारे पास रूल्स बने हुए हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स फ्रेम कर रखे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी, जिन्हें हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000. इन रूल्स के अंदर बता रखा है कि कौन सी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अलाउड है, कौन सी प्रोहिबिटेड है. अगर अलाउड है तो अप्रूवल लेनी है या नहीं लेनी, अगर लेनी है तो किससे अप्रूवल लेनी है, वो सारी चीजें इन रूल्स के अंदर बताई हुई है. तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए हमें रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे. सबसे पहले ड्रॉल का मतलब क्या होता है. ड्रॉल का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मुझे आउटसाइड इंडिया पैसे भेजने हैं, लेट्स से यूएसए के अंदर मुझे फंड्स सेंड करने हैं. ठीक है. यूएसए में क्या चलता है, डॉलर, तो मुझे डॉलर सेंड करने पड़ेंगे यूएसए के अंदर. मतलब मैं बैंक को, हमने कहा था ना ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं जो कि आरबीआई अप्रूव करते हैं, तो मैं बैंक को क्या दूंगा, मैं बैंक को रुपीस दूंगा और बैंक मुझे क्या देगा, बैंक मुझे डॉलर देगा. इट मींस आई हैव ड्रॉल फॉरेन एक्सचेंज. तो ड्रॉल का क्या मतलब है, मींस ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स लेटर, ओपनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और यूज ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ऑफ या फिर एटीएम कार्ड, मतलब किसी भी वे में और इन एनी अदर वे
by whatever name called which has effect of creating foreign exchange liability। ठीक है जी। तो ड्रॉल का सिंपल सा मतलब है आप इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज में पैसा कन्वर्ट करवा रहे हो, इट मींस यू हैव ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज, या फिर आप लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी के अंदर, इट मींस यू हैव ड्रॉल द फॉरेन एक्सचेंज, या फिर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, अगेन यू हैव ड्रॉल द फॉरेन एक्सचेंज। तो किसी भी वे में जहां पर फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या इफेक्ट होगी, दैट विल बी कंसिडर एज ड्रॉ। ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी है? कहते हैं जी जो भी प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है वो शेड्यूल 1 में बता रखी है। उसके अलावा अगर आपको बाहर घूमने जाना है, बाहर कहां पर? नेपाल या भूटान में, तो आप फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब रुपी को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है जी। या फिर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है विद अ पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल या भूटान, उस केस में भी आपको उस ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन एक्सचेंज में रुपी को कन्वर्ट करवाना या रुपी को ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ करना अलाउड नहीं है। ठीक है। अगर आपको फिर भी जरूरत पड़े तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ आरपीआई। तो a transaction with a person resident in Nepal or Bhutan may be exempted by RBI subject to such terms and conditions as RBI may specify। ठीक है। तो हमने देखा प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले रूल 3 दे रखा है जिसमें बता रखा है प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसने सिंपल सी चीज क्या रखी है, कहते हैं एक तो जो शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 किसका हम पढ़ रहे हैं? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स 2000, तो उसका शेड्यूल 1। एक तो शेड्यूल 1 में जो ट्रांजैक्शन बता रखे हैं वो प्रोहिबिटेड, या फिर अगर आपको नेपाल या भूटान घूमने जाना है तो विजिट टू नेपाल या फिर भूटान, तो उस चीज के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं ले सकते आप इंडिया से, या फिर आपको किसी भी पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल या फिर भूटान कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। ठीक है जी। अब हमें देखना है शेड्यूल 1 के अंदर कौन कौन सी हमारे पास ट्रांजैक्शंस है जिनके लिए ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। हाँ जी, शेड्यूल 1 में कौन सी ट्रांजैक्शंस दे रखी है हमारे पास? प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी है? रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, मतलब अगर आप इंडिया के अंदर आकर लॉटरी में पैसा जीत रहे हैं तो उस पैसे को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करके इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते। रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग एटसेट्रा और एनी अदर हॉबी, तो आप रेसिंग में कोई पैसा जीत रहे हैं, राइडिंग में कोई पैसा जीत रहे हैं, उस पैसे को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करवा के इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते। रेमिटेंस फॉर द परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल्स या फिर स्वीपस्टेक्स, तो इंडिया से बाहर अगर आप लॉटरी टिकट्स परचेज करना चाहते हैं या जो मैगजीन्स बैंड है उन मैगजीन्स को परचेज करना चाहते हैं, या फिर फुटबॉल्स के पूल्स को ज्वाइन करने के लिए आपको फंड्स चाहिए, स्वीप स्टेक्स मतलब जुआ या सट्टा वगैरह या बैटिंग करने के लिए आपको फंड्स चाहिए, तो आउटसाइड इंडिया, तो आप इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज ले जाना अलाउड नहीं है। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स द इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडी अब्रोड ऑफ इंडियन कंपनी। सपोज कीजिए एबीसी लिमिटेड इंडियन कंपनी है, इस इंडियन कंपनी ने आउटसाइड इंडिया एक जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश किया है। कहां पर? आउटसाइड
इंडिया, जिसके अकॉर्डिंग लेट्स से इस जॉइंट वेंचर के अंदर 50% स्टेक किसका है, 51% स्टेक है इंडियन कंपनी का। अब इंडियन कंपनी को 51% शेयर्स परचेज करने के लिए इस जॉइंट वेंचर के फंड्स देने पड़ेंगे। इंडियन कंपनी कैश ना देकर इस जॉइंट वेंचर को एक्सपोर्ट कर रही है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द कैश फॉर दीज शेयर्स इंडियन कंपनी क्या दे रही है, एक्सपोर्ट। तो बेसिकली एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसे हम कहते हैं कि किसी कंपनी के आउटसाइड इंडिया शेयर्स परचेज करने के लिए आप उस कंपनी को कैश नहीं दे रहे, बल्कि आप उसे सामान दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं इस एक्सपोर्ट पे अगर कोई कमीशन भी साथ में दी जा रही है तो वो कमीशन के लिए फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करना अलाउड नहीं है, क्योंकि कायदे से ये एक्सपोर्ट बाहर इक्विटी शेयर्स परचेज करने के लिए भेजा जा रहा है, ना कि सेल करने के लिए भेजा जा रहा है। हाँ जी, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज। कॉल बैक सर्विसेज क्या होती है, देखिए सपोज कीजिए मुझे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कॉल करना है, ठीक है जी। अब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कॉल करने के नाम के लेट से मुझे पे करने पड़ते हैं 50 रुपीज पर मिनट। इंडिया से यूएस से कॉल करने के नाम के लगते हैं लेट से 20 रुपीज पर मिनट, और यूएसए से ऑस्ट्रेलिया कॉल करने के नाम के लगते हैं लेट से रुपीज 15 पर मिनट। डायग्राम को थोड़ा और ठीक कर देता हूं। हाँ जी, मुझे कॉल करना है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए मुझे पे करने पड़ेंगे ₹50 पर मिनट। यूएसए से इंडिया कॉल करने के चार्जेस क्या है, ₹15 पर मिनट। यूएसए से ऑस्ट्रेलिया कॉल करने के चार्जेस क्या है, ₹15 पर मिनट। तो ऐसा कनेक्शन क्रिएट किया जा सकता है कि मैं यहां पर एक बंदा होगा लेट से मिस्टर ए, जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मैं एक मिस कॉल मारूंगा मिस्टर ए को, जो कि कहां पर है, यूएसए में है। मिस्टर ए के पास जब मेरी मिस कॉल जाएगी तो मिस्टर ए समझ जाएंगे कि मैं किससे बात करना चाहता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में बात करना चाहता हूं, ठीक है जी। तो मिस कॉल मारने के नाम के मेरे कोई पैसे नहीं लगेंगे। मिस्टर ए ऑस्ट्रेलिया में कॉल करेंगे जिस नंबर पे मुझे बात करनी थी, और साइमल्टेनियसली इंडिया में कॉल करेंगे मेरे पास, और उन दोनों कॉल को कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पर मिस्टर ए के पैसे कितने लग रहे हैं, 15 रुपीज इंडिया में कॉल करने के लिए, 15 रुपीज ऑस्ट्रेलिया में कॉल करने के लिए, मतलब टोटल खर्चा मिस्टर ए का कितना आएगा, 30 रुपीज। और लेट से मिस्टर ए चार्ज करें इस सर्विस के लिए 5 रुपीज। तो टोटल मिला के मिस्टर ए का मतलब मुझे मिस्टर ए को कितना पे करना है, 35 रुपीज। अगर मैं डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया कॉल करता तो मुझे कितना पे करना पड़ता, 50 रुपीज। तो दिस इज कॉल बैक सर्विस, जहां पर मिस्टर ए मुझे कॉल बैक कर रहे हैं और फिर वो मेरी कॉल अपनी इस वाली कॉल को ऑस्ट्रेलिया वाली कॉल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं कॉल बैक सर्विसेज के लिए मुझे तो मिस्टर ए को पे करना पड़ेगा ना 35 रुपीज, और मिस्टर ए को किस में पे करना पड़ेगा, मिस्टर ए तो यूएसए में रहते हैं तो मुझे डॉलर में पे करना पड़ेगा। लेकिन इस सर्विस के लिए फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करना अलाउड नहीं है। तो पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन, ठीक है। फर्दर, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन द नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट। मतलब अगर किसी नॉन रेजिडेंट का इंडिया के अंदर ये स्पेसिफिक अकाउंट ओपन किया जाता है, अगर इस अकाउंट के अंदर कोई भी पैसा है और उस पैसे के ऊपर इंडिया में कोई भी इंटरेस्ट उसका जनरेट हुआ है, तो उस इंटरेस्ट को वो बाहर ले जाने के लिए, आउटसाइड इंडिया ले जाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट नहीं करवा सकता, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं जिनके लिए फॉरेन एक्सचेंज प्रोहिबिटेड है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड, ठीक है जी। अब देखते हैं कहां कहां पर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया, किन किन ट्रांजैक्शंस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी, ये बता रखा है शेड्यूल 2 में कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस के लिए फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ नहीं किया जा सकता विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप सबको ये याद रखने हैं, एक चीज याद रखना, अगर कोई भी फंड्स मतलब फॉरेन करेंसी कोई भी किसी पर्सन के पास रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर है तो उसके उस फंड्स को इस पर्पस के लिए यूज करने के लिए कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर कौन से फंड्स होते हैं रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में, जैसे सपोज कीजिए मैं यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट करता हूं, एक्सपोर्ट किए और लेट से $100 का एक्सपोर्ट किया था और मैंने लेट से $150 मेरी पेमेंट आई है, तो कॉस्ट थी $100 और पेमेंट आई है $150, तो मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, $50। ये प्रॉफिट मेरा खुद का अर्न किया हुआ है, इसे बाहर स्पेंड करने के लिए मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये फंड्स इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाए जाते हैं। ठीक है जी। अदरवाइज मुझे इन काम को करने के लिए मतलब अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हैज टू टेक द परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये आपके सामने लिस्ट है, आप देख लीजिए। एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, तो कहते हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया के अंदर अगर एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो और एडवर्टीजमेंट की अमाउंट $10,000 से ज्यादा है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। रॉयल्टी, बाहर से आपने टेक्निकल हेल्प लिया, टेक्निकल कोलैबोरेशन किया है जिसके लिए आपको आउटसाइड इंडिया रॉयल्टी पे करनी है। भाई कोई भी आपने टेक्नोलॉजी आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करी है जिसके लिए आपको रॉयल्टी पे करनी है, तो कहते हैं अगर रॉयल्टी लोकल सेल मतलब जो इंडिया में सेल कर रहे हो आप उस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट अगर इंडिया में सेल कर रहे हो तो इंडियन सेल का 5% से ज्यादा रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया पे करने के लिए, या फिर उस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का 8% से ज्यादा रॉयल्टी पे करने के लिए, या फिर लमसम परसेंटेज की जगह लमसम $2 मिलियन से ज्यादा की रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया पे करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये सारी लिस्ट इन्होंने दे रखी है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि भाई जिस तरह यहाँ पर है, यहाँ पर हर केस में आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हर केस में अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हर केस में ऊपर कुछ दे रखा है जहां पर एक लिमिट से ज्यादा अगर आपका खर्चा एक्सीड हो रहा है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर लास्ट आता है हमारे पास प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है कि किस किस केस में आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेकंड शेड्यूल में दे रखा था कि किस किस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और यहां दे रखा है किस किस केस में आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाँ जी, किसी भी कंट्री में घूमने जा रहे हो एक्सेप्ट नेपाल या भूटान हो तो हमने देख लिया, उसके लिए तो अलाउड है ही नहीं, आपको आरबीआई की परमिशन लेनी है। एक भी पैसा खर्च करने के लिए नेपाल या भूटान के अंदर फॉरेन करेंसी अगर आप लेके जाना चाहते हो, चाहे एक सिंगल डॉलर भी, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ आरबीआई। लेकिन अगर नेपाल या भूटान को छोड़कर और किसी कंट्री के अंदर आप घूमने जाते हो तो एक कैलेंडर ईयर में $10,000 तक ले जाना अलाउड है। अगर इससे ज्यादा ले जाना चाहते हो, इफ अमाउंट एक्सीड्स $10,000 इन वन कैलेंडर, तो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम आरबीआई। तो आपको इस पूरे चार्ट में याद क्या रखना है कि किस केस के लिए किसकी परमिशन लेनी है। जैसे गिफ्ट, अगर आप आउटसाइड इंडिया फॉरेन करेंसी के अंदर गिफ्ट देना चाहते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना गिफ्ट पे दे सकते हैं, $5,000 तक का गिफ्ट दे सकते हैं पर रेमिटर, पर डोनर, पर एनम। मतलब एक बंदा बाहर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक साल में $5,000 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं $5,000 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दे सकता। अगर इससे ज्यादा गिफ्ट देना है तो अगेन यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। इसी तरह डोनेशन है, मैक्सिमम कितनी दे सकते हो आप पर पर्सन, $5,000। इससे ज्यादा का देना है तो टेक द परमिशन ऑफ आरबीआई। तो बेसिकली ये आपको याद करने हैं किस किस केस में
किसको कितना कितना दे सकते हैं आप, और उससे ज्यादा अगर आपको देना है तो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम आरबीआई। ठीक है जी। लेकिन ये चीज याद रखना, आरबीआई की परमिशन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए, आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट। चलिए जी, आज की क्लास हमारी खत्म हुई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया।